नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हमने भारत की खोज पूरक पुस्तक का पाठ 2 तलाश पढ़ना शुरू किया हुआ था, जिसमें हम पृष्ठ 14 तक पढ़ चुके थे और पृष्ठ 15 पर जो अंक है जन संस्कृति, उसका अध्ययन हमें आज करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं जन संस्कृति की इस अंक में नेहरू जी ने पाठकों को क्या बताया है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है। अतीत अर्थात भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। कि ऐसा कोई न कोई सूत्र बात वो खोजते थे कि जिससे अतीत और भविष्य का संबंध जुड़ सके। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और पुरा कथाओं का मेल था। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। अर्थात जो भी ये बातें हैं भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई, सब एक दूसरे में गुथी हुई हैं। इनका भिन्न अलग नाम जरूर है, लेकिन ये पूरक जब होती हैं, पूर्ण जब होती हैं, जब दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे, चाहे वो अनपढ़ हैं या उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है शिक्षा का, तो भी इस पृष्ठभूमि में जो भारत की संस्कृति है, लोक दर्शन है, परंपराएं हैं, इतिहास है, मिथक है, किसी न किसी रूप में वे इससे संबद्ध हैं। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से, टीका होती है किसी पुस्तक का हम अपनी भाषा में अनुवाद कर दें, उसका अर्थ बता दें कि क्या कहा है कवि या लेखक ने, वो टीका हो जाती है। टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी, इन दोनों से भिन्न अनेक और ग्रंथ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते रहते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। कि जब भी उनसे संवाद स्थापित होता था या किसी की बातचीत होती थी, तो वो प्राचीन जो ग्रंथों में संकलित कहानियाँ या कोई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उनकी बातचीत के माध्यम से वो पहुंच रहे होते, अर्थात उन्हें उन चीज़ों का ज्ञान है, चाहे वे अशिक्षित भी हैं, तो मौखिक रूप में या किसी भी रूप में वह ज्ञान उन तक पहुंचा हुआ है और वो अपनी बातों के जरिए, संवाद के जरिए आगे वाली पीढ़ी को भी वह दे रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे, तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है, उसकी भी अपनी इमेजिनेशन है, अपनी कल्पनाएं हैं जो उसने अपने दिमाग में संजो कर रखी हैं। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी, क्योंकि जो ज्ञान उस तक पहुंचा है उसकी कल्पना उनसे ही जुड़ी हुई है और इतिहास बहुत कम है। उसको सिद्ध करने का या पुष्ट करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है, जिस रूप में पहुंचा है उसी में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते, कि तंदुरुस्ती थी उस समय में, बीमारियां कम थी। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ, लावण्य होता है सुंदरता और नम्रता विनम्र स्वभाव, गरिमा और गौरवपूर्ण जीवन जीते हुए संतुलन के साथ साथ
एक चेहरा जो अवसाद से भरा था, तो कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो निराशा से पूर्ण होते थे। तो जिस जीवन की झांकी वो देख रहे हैं, ग्रामीण जीवन, देहाती जीवन, उसमें उन्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि बलिष्ठ पुरुष हैं, देह से स्वस्थ हैं, स्त्रियां भी सुंदर हैं, गौरवमय जीवन जी रही हैं, लेकिन अवसाद की स्थिति भी साथ साथ लेखक को वहाँ दिखती है। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था, हैरान हो जाते थे। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। भित्ति चित्र होता है दीवारों पर जो चित्र उकेर दिए जाते हैं, भित्ति होता है दीवार। तो जहाँ लेखक ने कहीं देखे थे तो एकदम से वो दृश्य याद आ जाते हैं कि इतनी खूबसूरती तो उन चित्रों में देखी थी जो उन्हें इन देहातों में, गांवों में देखने को मिल रही है। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा, कि सौंदर्य आज भी ज्यों का त्यों कैसे है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों, कि अगर इन्हें सुविधाएं मिले, इनकी स्थिति अच्छी हो, तो हम बहुत कुछ इनके साथ कर सकते हैं और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। तो अगर उन्हें अवसर मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, तो बहुत कुछ कर दिखाने में सक्षम हैं। तो उनको साथ लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत विकास की दौड़ में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। अभाव अर्थात जीवन में कमियों का होना, और असुरक्षा की हम सुरक्षित नहीं हैं, जीवन पर भी खतरा मंडराना। यह सब देखने में सुखद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, पर भारत की असलियत उस समय यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी कि जो भी स्थितियां हैं अपने आप को उसको समर्पित कर दो, कि जैसा चल रहा है चलने दो, हार मान लेते थे लोग। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मनसाहत थी कि लोग भले थे, मन से भले थे, कि जो हज़ारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी। क्योंकि यह जो भल मनसाहत है, हज़ारों वर्षों से जो भारत की संस्कृति चली आ रही है, धरोहर के रूप में हम तक पहुंची है, उन्हें देहात के लोगों ने बचा कर रखा हुआ था, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। बेशक अंग्रेज़ों ने कितने अत्याचार किए, कितना ही शोषण किया, लेकिन जो भारत की संस्कृति का मूल तत्व था, भलाई का, दूसरों के लिए कार्य करना, दान करना या परोपकार करना, वो लोगों के हृदय से अंग्रेज़ किसी भी तरीके से नहीं मिटा पाए थे। तो इस पाठ में इतना ही, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद।